हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूँ राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। बच्चों, आज हम इस वीडियो में वनडे एग्ज़ाम में आने वाले और आज खास करके आपके UPNMMS परीक्षा में जो सामाजिक अध्ययन से प्रश्न आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उनके संदर्भ में जो भी बातें हैं वो आपको अच्छी तरह से बताई जाएंगी, ठीक है। आप लोग मन लगा के ध्यानपूर्वक जो कुछ नोट करने वाली चीज़ होगी उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू किया जाए, ठीक है। फटाफट स्क्रीन पे आ रहा है और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सामाजिक विज्ञान। सारे बच्चों को कार्य से दिख रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम शुरुआत का काम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 126, यानी कि आपके जो NMMS परीक्षा में प्रश्न आता है वो 180 प्रश्न आता है, ठीक है। जिसमें 126 नंबर से सामाजिक विषय के प्रश्न शुरू करें। आज खास करके हमारा टॉपिक ये है कि जो सामाजिक विज्ञान जनरल स्टडीज से संबंधित प्रश्न हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या और चीज़ों से संबंधित प्रश्न हैं, उन पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। तो 126 यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 2 है ये आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 127, 127 प्रश्न कह रहा है, आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। अभी क्लास 6 में जो चर्चा हो रही थी, ठीक है, पुरातत्व स्थल है ना, पुरातत्ववेत्ता, ये सब सारी चीजें बताई गई हैं। उसमें आपका हिंडन नदी है, ठीक है। हिंडन नदी के तट पर आलमगीर नामक पूरा स्थल की खोज हुई है, ठीक है। ये क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी के किनारे भी जो हड़प्पा सभ्यता मिली है, ठीक है। ये तमाम और विकसित नगर मिले हुए हैं खुदाई में, ठीक है। जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हुआ करती थी उनके किनारे भी बहुत डेवलप नगर बसे हुए थे, ठीक है। आपको बताया जा चुका है कि ये जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट और सभ्यताओं का विकास हुआ था, ये अधिकतर और प्रायः नदी घाटी के किनारे, नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ था। क्यों हुआ था इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको दी, ठीक है। तो आलमगीर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हिंडन नदी के तट, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 128, दायमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो दायमाबाद ये पूरा स्थल बच्चों महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बच्चों, ये चीज बताया गया था आपको हिस्ट्री में, ठीक है। अंग मगध कौशल है ना, इस तरह से करके कितने राज्य हैं, 16 महाजनपद है, ठीक है। अब देखते हैं 129 का, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है, ठीक है बच्चों। तो ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख, ये जो इसमें जितने भी दिए गए हैं, अंगुत्तर निकाय, बुद्धचरित, विद्यावदान और सूत्र पिटक, ये सब बौद्ध ग्रंथावलियां हैं, ठीक है, बौद्ध साहित्य हैं, ठीक है। और इनकी जो मूल रचना थी ये पाली भाषा में थी, ब्रह्मलिपि में। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 130, चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है।
तो जैसे आपका कौशल का था, वत्स का था, काशी का था, तो इनकी एक राजधानी हुआ करती थी। जैसे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक, बिहार की राजधानी क्या है? ऐसे जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनका जो एक शासन का केंद्र बिंदु था, उसी को राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो चंपा जो है वो अंग जो है, जो 16 महाजनपद थे, वो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। चंपा कहाँ की राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 138 फटाफट देखिए। अशोक का पिता कौन था? आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक है, बिंदुसार जो है ये अशोक के पिता का। ऑप्शन नंबर 4, 131 का ऑप्शन नंबर 4। तो इससे आपका एक जनरल नॉलेज बना कि अशोक के पिता कौन था। अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 132 सुप्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन? एकदम बता बताया चीज है, बार बार बताया गया, कक्षा 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इंडिका का राइटर कौन था? ठीक है, 133 नंबर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ठीक, अभी यहाँ पे किसी रेफरेंस जरूरत नहीं है। 134 नंबर क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच में? राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, 134 का ऑप्शन नंबर 4 से। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन पे आगे फटाफट। अब चलिए राजधानी ट्रांसफर की बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 135। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? नो, मीर कासिम था। बताया गया था आपको। कौन था? मीर कासिम था। इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी। ठीक है, आगे बढ़े। 136 नंबर। असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष में शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताया गया था। ये सन 1920 में शुरू हुआ था। और इसको शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी से इन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों के किसी भी काम में अपना कोई सहयोग नहीं देंगे, किसी भी सरकारी काम में अपनी भागीदारी हम सुनिश्चित नहीं करेंगे। ये क्या था? असहयोग आंदोलन। ये जाने आप 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग मतलब सहयोग, यानी अंग्रेजी शासन में किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना। ठीक, 137 नंबर पे आइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो बच्चों, गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। आप जानिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1900 कहाँ हुआ था? तो आइए हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग अपनी चर्चा कर लेते हैं। नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ। नमक यात्रा जो गांधी जी ने की थी, उसमें देश के सारे लोग, बहुत सारे लोग भाग लिए थे। और उस यात्रा के बाद अंग्रेजों को लग गया था कि हमें हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में बहुत दिन तक अपने शासन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ के शासन यानी देश के शासन को स्थानांतरित करने के लिए एक नीति बनाना शुरू किया। ठीक है, और अंग्रेजों को ये एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगा और उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। ठीक बच्चों, यानी गोलमेज सम्मेलनों का एक सम्मेलन नहीं हुआ था। ठीक है, 3 सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1920।
अब देखिए, अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए, संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे बच्चों? 3। ठीक, ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए। अब बच्चों, साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में जब क्लास में पढ़ाया जाएगा आप ये जान लीजिए कि साइमन कमीशन के साथ में भी आपके हिंदुस्तान में बहुत बड़ा धोखा हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन को हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने, गपोड़ियों ने जनता को गुमराह कर दिया। ठीक है, कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है और अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत की जो धरातलीय रिपोर्ट है, जो यहाँ की सामाजिक दशा है, सांस्कृतिक दशा है, आर्थिक, लोगों की आर्थिक पोजीशन है, इसका सही सही रिपोर्टिंग अगर मुझे चाहिए तो इसमें किसी भी दलाल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसमें दलाल कोई भारतीय शामिल हो जाता तो वहां पे गलत रिपोर्टिंग हो सकती थी। ठीक है, इसलिए साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार डॉक्टर अंबेडकर के पत्र पर विचार करते हुए साइमन कमीशन भेजा था यहाँ पे कि भारत के स्थिति की सही सही जानकारी उनको मिले, उसी के अनुसार यहाँ के लिए वो नीतियां बनाए। ठीक है, तो साइमन कमीशन की जो है आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में स्वराज या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। 1930 के दशक तक कई ब्रिटिश राजनेताओं का मानना था कि भारत में अब स्वशासन लागू होना ही चाहिए। हालांकि भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच काफी वैचारिक मतभेद भी थे, जिनका समाधान सम्मेलनों में नहीं होता था। अब देखिए, प्रथम सम्मेलन बच्चों कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 और जनवरी 1931 तक। ठीक है, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला। ठीक, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ। ठीक, नवंबर 1930 को शुरू हुआ और जनवरी 1931 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 को ये। इसके बाद लास्ट जो हमारा तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो दिसंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार तीनों गोलमेज सम्मेलन में से कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जाए। हालांकि इस क्वेश्चन में क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए बैक होते हैं हम। चलिए ठीक बच्चों, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। इस प्रकार आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? एक गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए ये गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन। ठीक है, 138 नंबर, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बच्चों, मैंग्रोव वन क्या होता है? ठीक, मैंग्रोव वन ऐसे होते हैं कि भारत के दलदली क्षेत्रों में, ठीक है, या डेल्टाई भागों में। और डेल्टा क्या होता है? कोई बताएगा डेल्टा क्या होता है? बच्चों, जहाँ पे नदियाँ समुद्रों में मिलती हैं और वहाँ पे ला करके अपनी गाद को जमा करती हैं, ठीक है, वहाँ पे वहाँ की भूमि दलदली होती है, वहाँ के जो वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक, तो वो एयर लेने के लिए उन वृक्षों की जड़ें जमीन के ऊपर खूंटी की तरह ऐसे ऐसे
निकली होती है। ठीक है, इन वृक्षों को मैंग्रोव वृक्ष कहा जाता है। और ऐसे वनों को सुंदर वन कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। आप पढ़े होंगे। सुंदरबन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस वन में सुंदरी के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव वन माने डेल्टाई वन, और डेल्टाई वन को सुंदर वन भी कहा जाता है। सुंदर वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे सुंदरी के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? क्लियर? अब कभी दिमाग से मिलेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर, किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? ठीक है, आपको बताया गया था कि भारत में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे। ठीक है, तो भारत में, ठीक है, 82.5, ठीक, 82.5 पूर्वी देशांतर को मानक समय बनाया गया है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडियन टाइम स्टैंडर्ड या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। इसके साथ में आपको इंटरनेशनल टाइम जोन के बारे में बताया गया था, इंटरनेशनल टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, वो क्या है? ग्रीनविच से गुजरने वाली जो रेखा है, ठीक है, इसको हम 0 देशांतर, ठीक है, जो ग्रीनविच से लंदन के निकट ग्रीनविच जो एक वहां एक वेधशाला है, वहां से रेखा गुजर रही है, उसको हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा मानते हैं। ठीक है, लेकिन भारत की जो समय किस देशांतर को भारतीय समय मापक जोड़ा गया है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, आपको बताया गया था चित्र के माध्यम से। आप पिछली वीडियो में इसको देख लीजिएगा। 140 नंबर, गर्म जलधारा का उदाहरण है। ठीक है, तो गर्म जलधारा कौन सी है आपकी? क्यूरेशियो की जलधारा है। लैब्राडोर कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो गर्म जलधारा का उदाहरण आपका क्या है? क्यूरेशियो। 141 नंबर देखिए, अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांश के बीच आते हैं। अधिक उष्ण कटिबंधीय, आप जानते हैं उष्ण कटिबंध कहाँ होता है? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश। आपको बताया गया था कि ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? हाँ, देशांतर पर। वो क्या बोलते उसको? इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी ज्यादा होती है। अगर ज्यादा उष्णता की बात करें तो हम इक्वेटर के आसपास की चर्चा में। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस निम्न अक्षांश के बीच आते हैं। अब बताओ सबसे नजदीक कौन सा होगा? 5 अंश अक्षांश से 20 अंश अक्षांश। ये होगा कि 20 से 30 होगा, कि 10 से 35 होगा, कि 30 से 60 होगा? 5 से 20। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये आपके इक्वेटर के ज्यादा नजदीक का एरिया होगा, यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, आप जानते हैं कि इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या कहते हैं? कर्क। और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या कहते हैं? 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा 0 अंश होता है। 66.5 अंश आर्कटिक, और एक होता 7.5 अंश अंटार्कटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रस्ट अक्षराकृति का संबंध किससे है?
तो बच्चों चूने के चट्टानों। क्रस्ट जान रहे ना, पृथ्वी की संरचना जब बताई जा रही थी उसमें क्या था, भूपर्वत क्या कहते हैं, क्रस्ट। इसके बाद क्रस्ट के बाद क्या आता है, मेंटल। मेंटल के बाद तो जो आग्नेय चट्टानें होती है, देखिए आगे चट्टान दिया गया है, आग्नेय चट्टान निर्माण कहाँ से होता है, जो मेंटल की का जो मैग्मा होता है वो जो बाहर निकलता है ज्वालामुखी की पेट से, उससे चट्टानों का ठंडा होकर चट्टानों का निर्माण होता है, वो कहलाता है आग्नेय चट्टान। ठीक है, लेकिन ये जो चूने की चट्टानों से हैं, इनका संबंध क्या है, कास्ट अक्षय। क्वेश्चन नंबर 145 थालाघाट का संबंध है। थालाघाट क्या है, ठीक है, थालाघाट एक दर्रा है। थालाघाट क्या है बच्चों, एक दर्रा है जो महाराष्ट्र में है। हम जब भारत का नक्शा देखते हैं तो कैसे बनता है, ऐसे कुछ तैयार होता है ना, तो महाराष्ट्र कहाँ है, ये गुजरात है, महाराष्ट्र एरिया ही तो ये सब तो है? तो ये क्या है, पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है ये, पश्चिमी घाट है। और जो ये इधर होगा इस एरिया में, ये होता है पूर्वी घाट। ठीक है, अरब से यहाँ जो अरब से हिंद वो क्या, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, पूर्वी घाट। और जो ये अरब सागर की तरफ है, ये कौन सा है, तो पश्चिमी घाट का संबंध महाराष्ट्र से है। कहां से बच्चों, महाराष्ट्र से है। थालाघाट, थालाघाट क्या है, पश्चिमी घाट से संबंध है थालाघाट। ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ है, पश्चिम में है, पश्चिमी घाट के आसपास है ना। ये थालाघाट जो है एक दर्रा है जो महाराष्ट्र का, एक कह लीजिए कि पूरे भारत की आर्थिक सिटी है। उसका नाम है, पहले था बंबई, अब क्या हो गया है, मुंबई। ठीक है, आर्थिक महानगरी है ये, जो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो एक जो दर्रा है, मुंबई को कहाँ से जोड़ने के लिए, नासिक से जोड़ने के लिए एक दर्रा है, उसी दर्रे का नाम है थालाघाट। उसी दर्रे का नाम है थालाघाट। ठीक है, अभी थालाघाट का संबंध यहाँ पूर्वी ये सब ना दे, राज्यों का नाम दे दे कि उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, पंजाब से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से, तो कहाँ से संबंध उसका बनेगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों थालाघाट क्लियर हुआ आपका। थालाघाट संबंध कहाँ से है, पश्चिमी घाट से है, महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र में है, जो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है, इसे कहते हैं थाला। आगे है दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है, जब इधर से आती है हवाएं, क्या है ये, ग्रीष्म मानसून। बच्चों जो इस समय मानसून आने वाला है या मानसून का आगमन हो रहा है, यही है गर्मी का मानसून, जो बारिश हो रही है। तो दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध किससे बच्चों, ग्रीष्म मानसून से। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 145 जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है। आपको कृषि जब बताया जा रहा था उसमें व्यापारिक कृषि, निर्वाह कृषि है ना। तो व्यापारिक कृषि क्या होती है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना हो। और निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है कि लोकल अपने जीविकोपार्जन के लिए हम फसलों का उत्पादन करें, लोकल में उसको हम प्रोसेस करके उससे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करें। ठीक है, तो निर्वाह कृषि का संबंध व्यापारिक से है, बगाती से है, मिश्रित से है, नहीं, इसमें से कोई नहीं, कोई आसान नजर नहीं आ रहा निर्वाह कृषि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 156 निम्नलिखित में से कौन सा समूह, ध्यान दीजिए, कौन सा समूह नगदी फसल, ऐसा लिखा ना हो जाएगा क्या आपका, फसल, नगदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। आपको नगदी फसल बताया गया था। नगदी फसल में क्या होता है, जिनको बेच के तत्काल हम पैसा ले। तो गेहूं, जौ, चना ये क्या है, अनाज में है, खाद्यान्न है, ये भी खाद्यान्न है। तो कपास, जूट, तंबाकू, इसका उपयोग अपने घर में हम नहीं करते हैं। इसका उपयोग केवल और केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है और नगद पैसा कमाने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है। 147 गलत युग्म को चुनिए। ठीक है, इसमें क्या है, ये खराब दोष है और ये देश है।
तो किस खराब दोस्त का मतलब क्या होता है? खराब दोस्त का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति का कोई अस्थायी ठिकाना ना हो, वो अपने आजीविका की तलाश में, भोजन की तलाश में, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, ऐसे अपने एक निवास स्थान को अपनी आवश्यकता के अनुसार वो बदलते रहते हैं, या यूँ कह लीजिए जो घुमंतु प्रजातियां होती हैं उन्हीं को खनाब दोष, ठीक है। खनाब दोष एक प्रकार का जीवन पद्धति है, ठीक। तो इसमें जो पिग्मी है ये अमेजन बेसिन में नहीं पाई जाती है, ये गलत युग्म है। बाकी युग्म आपका वासमैन अफ्रीका की है, जरावा भारत के अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, और एस्किमो कनाडा के हैं, ठीक। जो पिग्मी है अमेजन की नहीं, ठीक बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148, पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। आपको बताया गया अभी भूपर्पटी निर्माण किससे होता है? ऑप्शन क्या? नीचे, सीमा, सियाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको स्पष्ट बताया गया है जो हमारी 3 लेयर है, पहला है क्रस्ट जिसको भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी का में जो है भूपर्पटी का एक नाम सियाल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम ज्यादा पाया जाता है, ठीक। तो भूपर्पटी को सियाल कहते हैं। इसके बाद आप आता है मेंटल। मेंटल में क्या पाया जाता है? मेंटल में क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। और आपके क्रोड में भारी धातुएं पाई जाती हैं, निकिल और फेरस, निकिल और लोहा ज्यादा पाया जाता है, निकिल और फेरस ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको नीफे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो भूपर्पटी का संबंध किससे है? सियाल है। भूपर्पटी क्या कहते हैं बच्चों? सियाल कहते हैं। और नीफे किसे कहते हैं? क्रोड को। और सीमा किसे कहते हैं? मेंटल को। इससे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, एनी डाउट? कोई झंझट नहीं, झंझट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था? क्यूरेशियो गर्म है, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है। आपका कनारी की धारा है, ये कैसी धारा है? एक ठंडी जलधारा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? नो डाउट, चौथा ऑप्शन सही है। कितने मंडल है? अरे मंडल पूछा, ठीक है। मंडल पूछे तो, जिला पूछे तो। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। आपका दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी। ये सब एकदम याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 151, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता? बच्चों बताइए 21 वर्ष। 21 वर्ष जिला पंचायत सदस्य के लिए और प्रधानी के लिए भी है 21 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़े। 152 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? 2014, ठीक है एकदम। 153 नंबर, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, यह चुनाव आयोग का दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 154, ज्यादा क्वेश्चन ही फटाफट कर लो बच्चों। 25 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसको क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से पूछ लेता है, ठीक है। जो इसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155, ठीक। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं? 6। ये संविधान के भाग 3 में है, बताया गया आपको।
भाग 3 में है। बच्चों अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। आपके किताब के प्रथम पृष्ठ पे जैसे आप किताब पलटते हैं, ठीक है, अंदर प्रथम पृष्ठ के अंदर वाले भाग पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसीलिए दिए गए किताब खोलने से पहले उसको एक बार आप पढ़ लो, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। इसका आप अध्ययन डेली किया करो, ठीक है। और देखिए किसी कहीं संविधान की प्रस्तावना भी दी गई है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये पन्ना खोलते ही किताब में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये चीज आपको याद होनी चाहिए, संविधान की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, भारतीय संविधान की आपको समझ होनी चाहिए एक मोटा मोटा रूप में, आपको मौलिक अधिकार मालूम होना चाहिए, आपको मौलिक कर्तव्य भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 157 अनुच्छेद 52 का संबंध है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों, दायित्वों और उससे संबंधित पूरी व्यवस्था दी गई। अनुच्छेद संबंध किससे है बच्चों? अनुच्छेद 52 का राष्ट्रपति से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, 2-3 क्वेश्चन रह गए, फटाफट करके खत्म करो। 158 संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? 21 का अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 21 का, ठीक है, शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया। 159 नंबर, लास्ट बट 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? बच्चों आपका ये कुटीर उद्योग है, ठीक है, ये आपके नीति निर्देशक तत्व में शामिल, लेकिन मूल अधिकार में नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य? ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य आपका जो इटली है ये नहीं है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इटली। देखा, आप लोगों ने सुना, समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको आप क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। और खूब मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। विद्यार्थियों का काम एक ही काम है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। इसके अलावा कोई भी काम आपका मुख्य नहीं है, आपका मुख्य काम है पढ़ना पढ़ना और। ओके, थैंक यू।